सर्कुलर का तीसरा दिन, तारीख 18/19 चले। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे, इसके अंदर हमने देखा था कंटेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है mv²/r की। ये रिक्वायरमेंट किसी फोर्स से पूरा होता है, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, टेंशन, mg, व्हाटएवर, फ्रिक्शन, कुछ भी, नॉर्मल, जितने फोर्स तुमको सोच रहे हो सारे हो सकते हैं, रिजल्टेंट लेना होता है। अब इसी को m × AC करोगे तो ये mv²/r आएगा, m से हटा दो। अब यहाँ से AC की वैल्यू v²/r, कोई चाहे तो v = ωr लिख सकता है। अब यानी कि यहाँ से AC v² के जगह पे ω²r², नीचे से r, इस r से ये कट जाएगा, तो सीधा लिख देता हूँ AC = ω²r, AC = ω²r। अब ज़रा देखना, ये यहीं पे अगर तुमने v = ωr पुट कर दिया तो सोचो ये क्या बनता, ये बनता m ω²r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने के दो तरीके हैं, या तो mv²/r करूँ या फिर m ω²r करूँ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सर्कुलर मोशन जब भी हो रहा होगा, एक बार प्लेन ऑफ मोशन पहचान लोगे तो कहानी आसान हो जाती है, उससे काम बन जाता है। एक मैंने ग्रामोफोन बताया था, ग्रामोफोन का मतलब ये होता है कि एक कोई राउंड कॉफ़ी टेबल मान लो, और वो राउंड कॉफ़ी टेबल घूम रहा है। कुछ रेस्टोरेंट होते हैं ना घूमते हुए रेस्टोरेंट होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं घूमता है, बैठे घुर आराम से घूमता है, बहुत प्यार से रोटेट करता है, इतना मामूली सा कि बहुत देर के बाद देखोगे तो अच्छा थोड़ा सा तो चेंज हुआ है, ऐसा मतलब इतना कि तुमको चक्कर ना आ जाए, तुम खाने गए हो ना भाई। तो वो घूमता हुआ रेस्टोरेंट, तो अब देखो, अब मान लो कि वो थोड़ा सा तेज़ घूम रहा है, टेबल घूम रहा है, टेबल के ऊपर कोई तुम्हारा कोई मिठाई रखा है ऐसे, और सिर्फ ओपन टेबल पे रख दिया और मिठाई है, आपकी नज़र उसी के ऊपर है और वो घूम रहा है। तो बात यहाँ पे ये होती है कि अगर इसी तरह का कोई सवाल हो तो टेबल पे मिठाई घुमाना अच्छा नहीं लग रहा, तो लोग कहते हैं ग्रामोफोन, थोड़ा लगता है पढ़े लिखे लोगों की बात है, एक लैंग्वेज लिखिए। अ ग्रामोफोन is rotating, a gramophone is rotating with angular speed omega, with angular speed omega, rotating माने revolving, समझ रहे हो बात। Now a coin is placed at a distance r, from the center of the record, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। कहा कि a coin is placed at a distance r from the center of the record, फ्रिक्शन म्यू समझ लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द कंडीशन सो दैट द कॉइन विल मूव, कॉइन विल रिवॉल्व कह सकते हो, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द ग्रामोफोन, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द ग्रामोफोन। आपसे कंडीशन पूछा है, क्या कंडीशन होगी ग्रामोफोन के साथ चक्कर में कॉइन भी लगाए। ग्रामोफोन आपको बता दिया था, इस तरह का प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल, और प्लेन ऑफ सर्कल ये है, ये प्लेन है, उसका सर्कल ये है, कोई कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है। ये कहानी कहाँ है, ये कहानी टेबल के ऊपर है, ये टेबल है, इसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है और ये पूरा का पूरा घूम रहा है, नीचे mg ऊपर नॉर्मल,
आप नीचे mg लगाओगे, ऊपर नॉर्मल लगाओगे, ये इसका रेडियस होगा, सेंटर पहचानना ज़रूरी है। नीचे mg ऊपर नॉर्मल, ये दोनों तो बैलेंस हो गए, तो जो n होगा वो तो mg से बैलेंस है, इससे हमको कोई शिकायत नहीं। परंतु क्वेश्चन ने कहा है कि इसको रोटेट करना है। अब ये सब का सब रोटेट हो रहा है, ग्रामोफोन ही रोटेट हो रहा था ओमेगा से। अब जब ग्रामोफोन ओमेगा से रोटेट होगा, अब अपने पास कंडीशन क्या है कि मुझे अगर रोटेशन कराना है, तो मुझे क्या चाहिए, कोई बात नहीं, कोई होंगे, छोड़ दो। मुझे चाहिए mv²/r, मुझे चाहिए mv²/r अगर मुझे रोटेट कराना है तो। अच्छा, तुम ज़रा सोचो, मैं क्यों mv²/r सोच के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करूँ? मेरे पास तो आसान उपाय ये है, m⍵²r। तो अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में ओमेगा दिया हो, अपने को भी ओमेगा के अकॉर्डिंग सोचना है। और देखना, दुनिया में सर्कुलर मोशन होने के लिए मुझे चाहिए m⍵²r, मतलब मुझे चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। आज मेरे पास अब सर्च है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होगा, तो तुम जानते हो फ्रिक्शन के अलावा कोई बचेगा नहीं, और मजबूरी है, फ्रिक्शन को अंदर ही लगना पड़ेगा। तो आज ये फ्रिक्शन होगा। अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू m⍵²r। थोड़े और पढ़े लिखे जैसे बात करें तो ये फ्रिक्शन पक्की बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। सोच, हम चाहते हैं कि ये कॉइन जो है, जो ये कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, ये कॉइन इससे चिपक के चले। कॉइन और इस ग्रामोफोन, इस कैसेट्स के बीच कोई हम मोशन नहीं चाहते, मतलब फ्रिक्शन को स्टैटिक होना पड़ेगा। अब यहाँ रुकना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? अभी तक इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन तुमको अभी तक इसकी वैल्यू बोलने नहीं आया। बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या तो μn हो सकता है या उससे कम, या तो μn या उससे कम। ये बोलने नहीं आएगा तो फिर मज़ा ही नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या तो μn, अच्छा ये असली नाम तो μsn है, या तो μsn या उससे कम। अच्छा ये बात है, ठीक है भाई। अब ज़रा सोचो, अब मैं इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ कि मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब तुम पहले इसको नोट कर लो, फिर आता हूँ इस पर। कर लिया? अब ज़रा सोचो, ये ही आज क्या दे रहा है? m⍵r², और ये μsn के जगह mg लिख दूँ, बस हो गया ख़त्म। m से m काट दीजिए। अब आप यहाँ से सोचिए, r की वैल्यू ये रहा μs, ये रहा g अपॉन नीचे आ गया ω²। अगर घुमाने का रेडियस या तो μg/ω² हो या उससे कम हो, तब ये बिना फिसले ये कॉइन घूम सकता है। बर्थडे मनाने ये अंदर गिर गए तो एक हॉल में जाओगे, हॉल में जाने के बाद से एक इस तरह का कुआं जैसा रहता है, अंदर जाने के बाद तुमको ऐसा राउंड सा महसूस होगा। तो फिर तुम्हारे पास ऊपर से भाषण देंगे, सब लोग दीवार से चिपक जाएं, सब लोग दीवार से चिपक जाएंगे, सब चिपके हुए हैं, सब दीवार से चिपके हुए हैं। दीवार थोड़ा सा राउंड शेप का रहेगा, ऐसे खड़े हैं दीवार पे चिपके हुए, धीरे धीरे पूरा घूमेगा, ये फ्लोर सहित घूम रहा है। तुम भी दीवार के सहारे घूम रहे हो, घूमते घूमते एकाएक नीचे का फ्लोर गायब, और तुम हवा में हो गए, और तुम ऐसे देखोगे तो नीचे कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम नहीं गिरोगे। यही तो फिजिक्स है कि घुमाया ऐसे जा रहा है कि तुम्हारा नीचे क्या लगता, mg, और ऊपर क्या लगता, फ्रिक्शन, दोनों बैलेंस है, और तुम हो चिपके हुए। हालत तो ख़राब हो ही रही है, तो नॉर्मल कहाँ है? सेंटर की तरफ। सोच, तो नॉर्मल दे रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और फ्रिक्शन के भरोसे हम हवा में लटके हैं। यही हाल उसमें भी होता है, मौत के कुआं में भी।
मौत का कुआं भी तो ऐसे ही होता है, सोच, उसमें भी तो यही हाल था। आदमी नीचे गिरता mg से, रोका किसने? फ्रिक्शन ने, गोल गोल घूम रहा है, नॉर्मल देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों में न्यूमेरिकल एक ही स्टाइल से सॉल्व होंगे, रोटर में भी और डेथवेल में भी, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है। आज घर जाइएगा तो यूट्यूब पे रोटर सर्च कीजिएगा, रोटर, नहीं मिले तो मुझे बताना। मैंने एक रखा हुआ है जिसमें लड़कियां जाती हैं बर्थडे मनाने, छोटे छोटे बच्चे, और झूलते हैं, है तो मज़ेदार झूला। चलिए, अपने यहाँ जनरली लोकल, अब दशहरा मैदान में तो नहीं लाते, दशहरा मैदान में लाते हैं गोला घुमा, फिर उसके बाद से फिर तूफ़ानी वाले झूले। अब मैं तुमको बताऊं, अब मेन जो अगला आइटम है वो है कोनिकल पेंडुलम। तो हेडिंग दीजिए कोनिकल पेंडुलम, और बहुत समझदारी से इसको पढ़िएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग तरीके से आती है और इसको बहुत टफ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तरीके से इसको समझ में आना चाहिए। कोनिकल पेंडुलम सवाल ही होता है। अब मेरे साथ इसको सोच के देखना, सपोज़ करो ये कोई फिक्स पॉइंट है इस तरीके से, और मैं एक एल लेंथ की रस्सी से ऐसे इसको लटका के और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। फील करना पड़ेगा तुमको, जब वो घूमेगा ना, अब ये समझना, ये मामला ठीक है, ये घूमेगा इस प्लेन में, रस्सी से ऐसे लटका के और इसको इस प्लेन में घुमाओगे। बात समझ पा रहे हो? कोनिकल पेंडुलम जब भी घूमेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। तो यहाँ पे इनका सेंटर कहाँ होगा? सोचना, सेंटर इसका यहाँ होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे रखा हुआ है ताकि इसका सेंटर इसके बीच में है और ये इसके चारों तरफ चीज़ें घूम रही है। तो कोनिकल पेंडुलम कैसे रखा हुआ होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लिख लो, तो बगल में कहीं लिख लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा समझने के लिए इसका फ़ोटो ऐसे बना देता हूँ, समझने के लिए, लेकिन ये मज़ा नहीं आया, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं। तुम बना लिया फ़ोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ अगले तरीके से। मान लो ऐसा कुछ है, अब ये इसका सेंटर है, यहाँ पे कहीं सेंटर है, ये इसका एक पॉइंट है और ये ऐसे यहाँ घूम रहा है, ये इसका सी है, एल लेंथ का है, एंगल थीटा है, इतना ही है। तुम सोचो, ये डॉटेड वाला तुमको थोड़ी ना दिखेगा, तुमको जो दिखेगा ना उसको मैं डार्क कर रहा हूँ, आपको तो बस ये धागा दिखेगा, इस धागे को मैं डार्क कर रहा हूँ। और एक चीज़ समझ के देखिए कि ये रखा कैसे है, तो ये रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक, फोटो बना लिया, बना लिया। अरे पहले वाला ही फ़ोटो है, दो बार मत बनाओ, एक ही है वो, तो मैंने डॉटेड करने के लिए से बना दोबारा। अच्छा, ये सिचुएशन समझ रहे हो कैसा है? ऐसे धागे से आप ऐसे घुमा रहे हैं उसको, बिल्कुल एक इन फिक्स है, दूसरा लटका हुआ है और तुम इसको ऐसे 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 घुमा रहे हो, तक धागा लटका हुआ है, घूम रहा है ऐसे, बढ़िया। तो अपने को नीचे एक सर्कल दिखेगा, नीचे एक सर्कल दिखेगा, धागा चारों तरफ जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बात समझो, हर बार टेंशन 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 घूम रहा, टेंशन धागा टाइट है। सबसे पहले क्या करिए, इसको इसके प्लेन को मिलाइए, एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सोचो, इसमें प्लेन ऑफ द सर्कल में एक लाइन लेके जा रहे हैं और एक लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कल लेके जा रहे हैं। बात आप मान ही रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना आराम से। देख भैया, ये थीटा होने से ये थीटा, अच्छा टेंशन ये रहा। अब देखना, तो ये तो हो गया टी कॉस थीटा, चलो जो दिख रहा है वो लिख देते हैं,
नीचे आ गया मेरा mg, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो रेडियस होती, और इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, t sin थीटा। इतनी बात तो है जिसमें कि किसी को कोई समस्या नहीं। सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया, प्लेन ऑफ द सर्कल। प्लेन ऑफ द सर्कल डिसाइड करना जरूरी है ताकि कंपोनेंट तुम उसी के अकॉर्डिंग लोगे। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, बात यहाँ बन गई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ वाला, इसको अलग करता हूँ, एक बार इसको अलग करता हूँ। देखिएगा, ये एंगल है थीटा, ये लंबाई l है, तो अब देखना ये लंबाई कितनी होती, ये थीटा है, ये लंबाई l है, तो ये कितना होता है, ये वाला l के अकॉर्डिंग बताना। और वही r है, मतलब क्वेश्चन में अगर मुझे कभी l और r को आपस में रिप्लेस करने के लिए आया तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। अब जरा देखो, वहाँ आता हूँ, अब मेरी बात को समझना। मेरे पास जो मुझे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब वो फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए, एक ही बचा, टी साइन थीटा, वही देगा रिक्वायर्ड mv²/r। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जो टी कॉस थीटा था वो मुझे प्रोवाइड करेगा mg को बैलेंस करने के लिए। अब मैं चाहूँ तो डिवाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ से इक्वेशन जहाँ जो बने मैं बनाते जा सकता हूँ, कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतना लिख लीजिए, फिर दो बात यहाँ पे और कर लेंगे। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, लिख लिया। खूब सवाल इस पे पूछे जाते हैं, खूब सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपसे पूछ लूँगा, अभी 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2। चलो ये अच्छा, अब इस पे लिख लो, ये क्या था, r था, और उसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा, l साइन थीटा। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मेरा l है, नहीं, जो मेरा l साइन थीटा है वही मेरे लिए r है। ठीक है, एक बात बिल्कुल बोल सकते हैं, लिखते चलिएगा। अब यहाँ से अगर सोचो इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, tan थीटा, tan थीटा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन रहा है, v²/rg, v²/rg। ठीक है, अब कोई या तो यहीं रुक जाए या फिर वो कहे नहीं मैं तो v = ω/r पुट करूँगा। ठीक है भैया, ω²r², और नीचे आ गया rg, r से ये चट गया तो क्या बचा, ω²r/g। tan थीटा आ सकता है, इच्छा होगी तो r के जगह पे l साइन थीटा भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। तो तुम सोचो यहाँ पे हम कहीं भी जहाँ जो पूछा जाएगा निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सवाल है और इसमें इसने अगर मान लो हमसे ओमेगा पूछा हुआ होता तो क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू पूछ रखी है सवाल में, हम आराम से निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचो अगर यहाँ से टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो भी निकाल लेंगे, 2π/ω। किताब में फार्मूला लिखा रहता है, हम उस पर नहीं जाना चाहते क्योंकि ये फार्मूला है ही नहीं। हमसे जो पूछा जाएगा हमको सारे कॉन्सेप्ट पता है, हम जहाँ चाहे निकाल सकते हैं। कंसिडरेशन 2 ही होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है और वेट को कौन बैलेंस कर रहा है। प्लेन ऑफ द सर्कल बनाओ, बात बन जाएगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा दिखता है, मैं तुमको बताता हूँ, अलग सा थोड़ा दिखता है। जैसे याद है मैंने बोला था कि एक होता है झूला जिसमें चेन से बांध के लोगों को झुलाया जाता है ना, भयानक सा झूला। लेकिन अभी एक नया झूला हम इन्वेंट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक इस तरीके का एक फिक्स करके यहाँ से इस तरीके का एक रॉड है जो L शेप का है। अब ये खुद ही घूम रहा है ओमेगा से, ये लगातार घूम रहा है ओमेगा से। इसमें कोई चीज़ बांध दोगे रस्सी से तो वो भी घूमेगा कि नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एक रस्सी है 5 मीटर की, 5 मीटर की रस्सी है।
पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 5 मीटर का है और यहाँ से इतने एंगल पे, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे एक रस्सी है, जो रस्सी 5 मीटर की है और ये घूम रहा है। पिक्चर क्लियर है क्या तुम्हारे पास? अब ये घूमेगा, सवाल पूछ रहा है किस ओमेगा से घूमेगा, किस ओमेगा से घूमेगा। फाइंड ओमेगा ऑफ द सिस्टम, फाइंड ओमेगा ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का ओमेगा चाहिए, पूरे सिस्टम का ओमेगा चाहिए। इसको देखना निशांत, निशांत, अरे यार पानी नहीं है, बोतल में है, छोड़ दो। देखिए देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा घूमेगा तरीके से। अच्छा सेंटर बता सकते हो क्या, सेंटर कौन सा? रॉड खुद सेंटर होगा, समझ रहे हो क्या? ये होगा सेंटर, ये मैंने कहा सेंटर पहचानना जरूरी है, ये खुद ही सेंटर होगा भाई। ये पकड़ के ऐसे घूमेगा तो सेंटर तो ये आदमी है, तो रॉड खुद सेंटर है। अब ये पूरा बड़ा सा घूमेगा ऐसा, अब ये पूरा बड़ा सा घूमेगा, ऐसे घूमेगा कुछ बड़ा सा सेंटर के साथ, ऐसे घूमेगा, इस प्लेन में घूमेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सेंटर ये रहा भाई, रेडियस क्या होगा? नहीं, चलो पहले बताओ कि अगर मैं रेडियस लिखूंगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी, हाँ बिल्कुल। अब ज़रा देख, ये 5 है, ये 37 है, तो उसके बाद से ये 5 sin 37 लिख दूँ डायरेक्ट, 5 sin 37 मतलब 3, और ये तुम्हारा खुद 5 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ 5 sin 37, 5 और 3 8, तो इतना तो क्लियर हो गया, रेडियस मेरे पास आएगा 8 मीटर। एक काम खत्म। पहले सेंटर पहचाना, फिर उसके बाद से रेडियस की वैल्यू डाली हमने 8। अब हमसे पूछ रहा है कि ओमेगा क्या होगा। अब ज़रा सोचो, घूमना है तो अपने को कंपोनेंट कैसे करते हैं? एक प्लेन पहचानो, एक प्लेन के तरफ और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बस वही कहानी, mg नीचे, ऊपर ये 37 तो ये भी 37, ये 37 तो ऊपर में ये रहा टेंशन, तो ये रहा t cos 37 और ये रहा t sin 37। अब t sin 37 और t cos 37, अब देखना क्या मैं सही हूँ। जो t sin 37 है वही सेंटर की तरफ है, तो वो देगा m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, और जो t cos 37 है वो कहाँ है? वो बैलेंस कर रहा है इसके mg को। काम खत्म, यहाँ से ओमेगा आएगा।
बात बन गई। करके बताइए कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है? 15/13 सॉरी 16, सही बात। कर लीजिए। ये क्या बच गया? टी गए, ये बन गए tan 37। tan 37 बोले तो 3/4 इक्वल्स टू m से m ख़त्म, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। क्या? अब बस r की डालो वैल्यू, g की डालो और बस बता दो। और तुमने क्या कहा? ओमेगा कितना आया? √15/16। जोड़ घटाव करिए। दिक्कत है तो बोलिए, कर दूँ? बोलो ना एक बार। तुम समझे क्या है? क्या डिसाइड करना पड़ेगा? सेंटर। सेंटर डिसाइड कर लिया। अब हमको प्लेन ऑफ द सर्कल डिसाइड करना है, और प्लेन डिसाइड हो गया, सेंटर डिसाइड हो गया, तो हमको या तो फोर्स चाहिए प्लेन ऑफ द सर्कल या फिर परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ऐसे ही फोर्स रिजॉल्व किए जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, अब नाम क्या बोलते हैं उसको, तुमने एक फनल देखा है, लाइक क्या होता है? हाँ, कौन जैसा ऐसा, हाँ देखा है भाई, तुम लोगों ने देखा है, अच्छी बात है। उसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल तेल वेल भी डाल सकते हैं। पहला उसकी खोपड़ी बड़ी होती है, नीचे का बेस बड़ा पतला होता है, उसको किसी पतले, मान लो किसी बोतल में तेल रखना है। अरे वो ज़रूरी है यार, मुझे खरीदना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? मान लो तुमने रिफाइन खरीदा और तुमने 1 लीटर का सोयाबीन ऑयल खरीदा, या फिर वो आता ना वो ग्राउंडनट ऑयल, ऐसा 1 लीटर का खरीदा, और तुमको उसको अपने डब्बे में रखना है ना, वो रिफिल लेके आए रखना है। तो अपन तो अंदाज से रखते हैं, मैं तो ऐसे रखता हूँ, ऐसे धाड़ गिरा है डर। तो सोच उसमें कितनी आसानी होती, बस उसका वो कैप उसमें पहना दो टक से, और उसके बाद डालते रहो बिंदास। अच्छा, लेकिन उस पर सवाल करना हो तो कैसा रहेगा? करते हैं। मान लीजिए ऐसा ही कोई वो जो खोपड़ी है ना उसकी, जो वो शेप तुम देख रहे हो ऐसे ही तो रहता है, ऊपर से खुला हुआ, नीचे से ऐसे, ये ही तो है हॉरिजॉन्टल उसका सर्कल, प्लेन उसका ऊपर है। वो एक तरीके से कोनिकल पेंडुलम जैसा फोटो समझ सकते हो 3D में। तो उस पे सवाल कैसा है देखिएगा। लिखो कंसीडर अ फनल, ब्रैकेट में लिखो कोनिकल एंड स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं मान रहे। कभी ऐसा हुआ कि आप कोई सामान डाल रहे हैं, मानो उसमें कोई चीज़ फंस गई, कोई चीज़ वहाँ पे फंस गई, और फंस गई तो नीचे से तो निकलेगी नहीं, ऊपर से निकल सकती है, लेकिन तुम थोड़ा खेलने के मूड में हो, तुम चाहते हो, मान लो एक कंचा फंस गया उसके अंदर, नीचे से तो निकलेगा नहीं, ऊपर से तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन तुम निकालने के मूड में नहीं, तुम चाहते हो उसको ऐसे से घुमाएं उसके ऊपर। सोच, ऐसा टास्क है। तो क्या लिखा? कंसीडर हाँ कौन क्या लेना। नाउ अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, now a small block of mass m is performing horizontal circular motion with speed v, then find the value of v, if the block is at a height h from base of the funnel, as shown in figure, तो कहानी कुछ ऐसी। बेस इसी को मान रहे हैं। अब यहाँ से h हाइट पर, भाई ये तो है ही सही, इसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन h हाइट पर
यहाँ पे वो मोशन कर रहा है, यहाँ पे मोशन कर रहा है, अपने को यहाँ से मतलब थोड़ी है। तो प्लेन ऑफ द सर्कल ये है, तो ये जो हाइट है वो प्लेन ऑफ द सर्कल का यहाँ से रेफरेंस यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ की हाइट है, और जो ये घूम रहा था इसका मास m है, इसका मास m है। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें और चाहिए होगा, लेकिन तुम पूछोगे तभी बताऊंगा। जैसे देखो क्या होगा, अब ये घूम रहा होगा, सोचो ऐसे घूमेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे घूमेगा। मान ये जगह है, कुछ तो एंगल अपने को पता होना चाहिए। माना ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। अब देखना तुम्हारा टारगेट क्या क्या ढूंढना है। पहले तो प्लेन ऑफ द सर्कल, फिर सेंटर ऑफ द सर्कल, और फोर्स तुमको चाहिए सर्कल के प्लेन के अलोंग या उसका परपेंडिकुलर, दोनों। लिखो तो बगल में लिख लो क्या क्या चाहिए। पहले चाहिए अपने को प्लेन ऑफ द सर्कल, दूसरा सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रिक्वायरमेंट है। प्लेन ऑफ द सर्कल पहचानो, सेंटर ऑफ द सर्कल पहचानो, और तीसरा फोर्सेस अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो फोर्स चाहिए अपने को वो अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, इस तरीके से चाहिए। अब अगर ऐसी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना प्लेन हमने पहचान लिया, तो मुझे फोर्स ऐसे चाहिए होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, लाल वाली ये वाली लाइन, सॉरी पैरेलल टू द प्लेन, मानते हो? ये लाइन खींच रहा हूँ भाई, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जैसे तुम ये लाइन बढ़िया खींचोगे ना, तुमको बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये तो ये बात हो रही है। देखना ध्यान से, ये वर्टिकल लाइन और ये कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन। अब अच्छी बात ये है कि जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। सारा खेल फोटो का है, गौर से देख लो, सोचो, दिख रहा है ना? ये थीटा होने से ये थीटा, भाई डायग्राम साफ साफ बनाने आना चाहिए। डायग्राम ही चाँव पाँव कर दोगे तो क्या समझ में आएगा? देख पूरा दिख रहा है, क्लियर, हाँ भाई ऐसा है कि नहीं? अब बस हो गया। आप तो अब बुद्धि साथ में लेके चलेंगे और दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले नीचे क्या लगेगा? mg। अच्छा, और नॉर्मल कहाँ लगेगा? नॉर्मल सेंटर की तरफ। तो इसका नॉर्मल माना यहाँ कहीं ऐसे लग रहा होगा, उस नॉर्मल के कंपोनेंट भी होंगे। पहले रफ में एक बार खुद से करके देखो, फिर अपन इसमें तो कर ही लेंगे। नॉर्मल, जब भी कोई कर्व्ड सरफेस हो तो उसका नॉर्मल सेंटर की तरफ लगता है उसका। बना लिया? चलो मिलाओ। ये तुमने यहाँ इसका ये तुमने दिखाया नॉर्मल, ये पूरा 90 होता, उसमें से तुमने ये थीटा काट लिया तो ये 90 माइनस थीटा। सोच, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। और ये n है, तो n का इधर वाला कंपोनेंट n cos थीटा। तो इधर मैं लिख देता हूँ, ये है n cos थीटा।
अच्छा, n का ऊपर वाला कंपोनेंट ये n साइन थीटा, n का तो काम बन गया। अब नीचे ये प्राणी, ये कौन है? ये mg है। खत्म। मुझे तो रेडियस की तरफ जो फोर्स मिलेगा वो प्रोवाइड करेगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन में कहा फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन खत्म। फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन इस प्लेन में लगता कि नहीं, इंक्लाइन प्लेन जैसा सोचते तुम वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आज इन कॉस थीटा प्रोवाइड करेगा कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी साइन थीटा करता है, कभी कॉस थीटा करता है, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसी पे सवाल आप कर दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। लिखूं? मिलाओ। भाई लिखाएगा, भैया लिखा, क्या लिखूं मैं? फोर्स कैसे लिखूं, क्या लिखूं पहले? ओके, भाई ने कहा n साइन थीटा। अब क्या करूं? हाँ, बराबर mg। इसका मतलब है कि n, एक और सवाल आया। हाँ पहले चल दूसरा लिखा, और लिखा, यार क्या लिखूं? n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। अब मुझे इसका मतलब समझाओ, बहुत चैं चैं करती है ना तू, मुझे इसका मतलब समझा। दोनों लाइन का मतलब क्या है? पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये है पहली लाइन और ये है तुम्हारे लिए दूसरी लाइन। पहली लाइन का मतलब क्या है, जल्दी बोलो। साइन थीटा को mg को बैलेंस करेंगे उसकी स्पीड। हाँ मैं थोड़ा सा समझ गया, मैं दूसरे का मतलब बताओ। वो सेंटर की तरफ लग रहा है mv स्क्वायर बाय आर, उसकी रोटेट डायरेक्शन को चेंज करने के। मतलब इसका ये है कि ऊपर वाला तो सही में फोर्स है, n साइन थीटा फोर्स है, n का पार्ट है, mg फोर्स है। ऊपर वाले दोनों रियल फोर्स हैं और दोनों रियल फोर्स बैलेंस हो गए। ऊपर वाले का मतलब ये है कि फोर्स बैलेंस, लेकिन नीचे वाले का मतलब फोर्स बैलेंस होना नहीं है। नीचे वाले का मतलब है कि ये mv स्क्वायर बाई आर की ज़रूरत आज n cos थीटा पूरा कर रहा है। ये बराबर मतलब ये नहीं कि दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस फोर्स, नो, दिस इज द रिक्वायरमेंट विच इज़ फुलफिल बाय दिस फोर्स। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से फोर्स कौन कौन है, बताओ कितने फोर्स यहाँ लिखे हुए हैं? 3, दिस, दिस एंड दिस। ये है बात, फोर्स 4 नहीं है, 3 है। चलो, तो n साइन थीटा और ये बहुत बढ़िया। अब तो क्या है, टाइम पास है। अब कोई अगर चाहे डिवाइड करना, साइन अपॉन कॉस क्या लिख सकता है? टेन थीटा, और m से m काट देगा तो ऊपर में g, तो v स्क्वायर, और ये r ऊपर चला जाएगा। कुछ मिला क्या? पूछा क्या था इसने? अच्छा, तो v की वैल्यू पूछनी पूछी, ठीक है। तो आर जी अपॉन वी स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, आर जी अपॉन वी स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, तो वी स्क्वायर करिएगा तो आर जी अपॉन टेन थीटा, वी करोगे अंडर रूट, बताओ तो कितना आया? 10 इनवर्स जी आर। अच्छा, कोई वैल्यू होता तो बढ़िया आंसर आता। नहीं सही से निकालो, कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी। अरे नहीं है ऑप्शन, नहीं है ऑप्शन, जो तुम अंडर कर रहे हो ना। अच्छा बताओ, जब ऑप्शन ऐसा नहीं है मतलब टेन थीटा को रिप्लेस किया गया होगा। टेन थीटा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? टेन थीटा को रिप्लेस करके देखो, पक्का परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कर सकते हैं। करो और आंसर बताओ कितना है। टेन थीटा को रिप्लेस करके बताइए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाले ट्रायंगल को अलग कर रहा हूँ, कर सकते हैं ना। देखो इस छोटू को अलग कर लिया, देख देख देख। अब ये h, ये थीटा, ये r, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपो, p बाई बी लगा लेते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से टेन थीटा के जगह पे परपेंडिकुलर r अपॉन h, भाई यहाँ पुट कर दो। तो r अपॉन h इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, r से r चले गए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू g बाई h, सही है, जी एच।
वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच, लेकिन वी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एच। तो ऐसे होगा। अब तुम देखो, ये कोई गलत थोड़ी है, आंसर तो हमारा यहाँ आ चुका था। लेकिन माना अगर ऑप्शन में ही नहीं है टेन थीटा, थीटा ही नहीं है ऑप्शन में दूर दूर तक, तब हमको फिर से थोड़ा सा यहाँ पे फोटो बना के वहाँ से टेन थीटा को रिप्लेस करने आना चाहिए। तो कुल मिला के फ़ोटो बनाने आना चाहिए, न्यूटन्स लॉ से फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को जब ज़रूरत पड़े रिप्लेस करने आना चाहिए। जो स्टेप आपको बताए, पहले प्लेन ऑफ द सर्कल पहचानो, उसके बाद से एक तो फोर्स होगा सर्कल के प्लेन के अलोंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे रिजॉल्व करना होता है। जैसे तुमको मैंने बताया होगा इंक्लाइन प्लेन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कोई बॉडी अगर यहाँ पे होती है तो मुझे दो ही स्टाइल में वहाँ फोर्स चाहिए होता है, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन यानी कि ये वाली लाइन है, और एक पैरेलल टू द इंक्लाइन यानी कि ये वाली लाइन। तो वहाँ पे नियम ये था इंक्लाइन प्लेन वाला, तो वहाँ इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ सर्कुलर प्लेन है। तो यहाँ अगर सर्कुलर प्लेन है तो अगर ये रहा सर्कल तो मुझे सेंटर पहचान लिया, तो एक तो चाहिए होगा इस लाइन में और एक फोर्स लगेगा इस लाइन में। ये वाला को यहाँ रख दो। तुम सोच रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे बात बनेगी। तो चलिए, मेरे ख्याल से ऐसे सवाल आप कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। कोनिकल पेंडुलम यही होता है। हो गया? लिखो हेडिंग दो, डेथ वेल, डेथ वेल और रोटर, और इसलिए कि दोनों पे सवाल एक जैसे बनते हैं। डेथ वेल और रोटर, डेथ वेल और रोटर। जैसी डेथ वेल और रोटर देखो, एक ही फोटो, कुआं बनाना है, कुआं, कुआं मतलब सिलिंड्रिकल शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का कुआं। अच्छा, अब कुआं में यहाँ पे कोई आदमी होगा, हमने उसको ऐसे बना लिया। मैंने क्या कहा था, क्या पहचानना ज़रूरी है? हाँ, प्लेन ऑफ द सर्कल पहले पहचानना ज़रूरी है। तो इसका प्लेन यहाँ थोड़ी होगा, जब ये घूमेगा तो इसका प्लेन ऑफ द सर्कल ये होगा भाई, इसका प्लेन ऑफ द सर्कल ये होगा। तो तुमने बड़े आराम से प्लेन ऑफ द सर्कल पहचान लिया। ओके, जैसे तुमने प्लेन ऑफ द सर्कल पहचाना, अब बताओ, जो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सेंटर ये रहा, एक फोर्स ऐसे चाहिए, दूसरा ऐसे चाहिए, फोर्स अपने को इसी लाइन में चाहिए, ये प्लस का साइन बना लिया, इसी के लॉन्ग फोर्स चाहिए। ईमानदारी से जब ये ऐसे घूमेगा, भाई ये तो सीधी लाइन है, तो इसका नॉर्मल तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो ये जो लगा है ये क्या होगा, इसका नॉर्मल। अब यहाँ नॉर्मल ऐसे मत लगा देना, कर्व होता तब वहाँ होता, ये बिल्कुल सीधा है तो नॉर्मल सेंटर की तरफ लग गया। अच्छा, इसका रेडियस माना r है। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब ज़रा देखना, नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन यहाँ रह ही नहीं पाएगा, सोच, बिना फ्रिक्शन रह ही नहीं पाएगा। तो फ्रिक्शन, अगर मान लो डेली लाइफ में फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, वो जो टायर जिस पे घूम रहा होता है उसको बढ़िया टायर चाहिए, बिल्कुल ऐसे घिसा पिटा टायर से गिरने के चांस है। अब ज़रा सोचो, ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर घूमना चाह रहा है या फिर आदमी घूमना चाह रहा है, तो अब तुम सिचुएशन आराम से बना सकते। अब और कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो इसका क्या करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोई फोर्स कहाँ है अपने पास।
अब हमारे पास कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन का तो काम ख़त्म है, ये भी एक फोर्स है, उसने mg को बैलेंस कर लिया, फ्रिक्शन निश्चिंत है कि भाई मेरा काम तो हो गया, मैंने तुम्हारे वजन को बैलेंस कर लिया। अब ये n sin थीटा खाली बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, ये बैठे बैठे ये प्रोवाइड करेगा mv²/r। हो गया, बन गया सवाल। अब आपको mv²/r रखना हो रख देना, m⍵² रखना हो रख देना, मर्जी तुम्हारी है। मान लो दूसरे केस में मैं n को रखना चाहता हूँ m⍵²r, लेकिन इसमें सवाल की थोड़ी वैरायटी हो सकती है। जैसे मेरे से पूछा गया है कि अगर पहले बनाओ फिर पूछता हूँ, फ़ोटो बना लो, पहले बना लिया क्या, साथ साथ छाप ही रहे हो, बढ़िया। इसमें से थोड़ा फ्रिक्शन में चलते, ड्राइविंग फोर्स पहचानो। इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन, ड्राइविंग फोर्स मतलब चलाना कौन चाहता है इसको, अलोंग द सरफेस कौन चलाना चाह रहा है, अलोंग द सर्कल कौन गिराना चाह रहा है, mg रे। तू ऐसे लटकेगा तो फ्रिक्शन के कारण गिरेगा नीचे, mg से गिरते हैं ना इंसान, नहीं समझा। ये मैं इसको ऐसे लटका देता हूँ, ये तो मैग्नेट है, रह गया। मान लो अब चला ऐसे लटका दो, लटक जाएगा क्या, नहीं लटकेगा ना भाई, ऐसे नहीं आ सकता ना, हाँ ऐसे जरूर आ गया। अब देख, इसको मैं चाहता हूँ ऐसे रहे, तो मुझे ऐसे दबाना पड़ेगा ना, इसको प्रेस करके दबाऊंगा तो नॉर्मल तो रोक रहा है, ठीक है, नीचे ये गिरेगा अपने वजन के कारण, जिसको संभालेगा फ्रिक्शन। अभी तो मैग्नेट था, चिपक गया, वो तो अलग नहीं चढ़े। अभी अब जरा सोच के देखो, अगर फ्रिक्शन के कारण ये यहाँ रुका हुआ है तो अलोंग दिस सरफेस चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इसका mg है। तो ड्राइविंग फोर्स तो वो होता है ना, ड्राइविंग फोर्स का मतलब सर्कुलर मोशन की बात ही नहीं है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो अलोंग द सरफेस चलाए, मतलब ये mg जो कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्राइविंग फोर्स। अब तुम क्या चाहते हो, नहीं गिरे, तुम चाहते हो कि बाइक वाला नहीं गिरे, बेचारा घूमता रहे। अरे घुमाने के लिए तो रोल फिक्स है नॉर्मल का, लेकिन तुम चाहते हो गिरे नहीं। तो गिरा कौन रहा था, ड्राइविंग वाला, ड्राइविंग वाला गिरा रहा था। ये ड्राइविंग फोर्स इस फ्रिक्शन से कम पड़ जाए, ये ड्राइविंग फोर्स इस फ्रिक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू से कम पड़ जाए, सबसे ज़्यादा एफ लिमिटिंग होता है। तो अब ड्राइविंग कितना था, mg, ये कितना हो सकता है, μn। अब यहाँ पे देखना, ये mg, ये रहा तुम्हारा म्यू, अब n नहीं लिखूँगा, m⍵²r, एक रिलेशन यहाँ से बन के आएगा कि नहीं, कुछ काट पीट करके देख लो, m से m चले गए। सोचो ईमानदारी से, इस r की वैल्यू सोचो, r की वैल्यू क्या बच रही है, ये g/μ⍵²। ये एक कंडीशन आ गई कि नहीं, क्वेश्चन में कंडीशन दिया सकता है कि बताओ किस रेडियस पे घूम सकता है। बहुत छोटे रेडियस पे थोड़ी घूम पाऊंगा, मेरा रेडियस भैया सुन ले, या तो g/μ⍵r² होना चाहिए, उससे बड़ा, ये है बात। तो एक तो दूसरी वैरायटी ये होती है असली वाली, ये तो तुम कर ही दोगे, तो ये तो इजी वाला था। दूसरा मैंने थोड़ा सा इसमें फ्रिक्शन लगा के सोच लिया कि क्या है फ्रिक्शन का असली रोल। क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा, आप आराम से कर सकते हैं, खूब सारा सवाल पूछा जाता है। मेरे पास एक सवाल है, उसमें g की वैल्यू पूछ रहा है, g के साथ रिलेशन, भाई कोई नहीं, g उधर कर दो, तो r⍵², ठीक है। वेलोसिटी पूछेगा, वो भी निकाल सकते हो ओमेगा के हेल्प से, जैसा भी चाहे कर सकते हो, बात यही है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्योर लगा है फ्रिक्शन का। मैं फिर से बोल दूं, फ्रिक्शन के लिए ये हमने क्या सोचा, एफ ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, अलोंग द सरफेस मोशन कराने वाला फोर्स, अलोंग द सरफेस, दीवार के सहारे फिसलाने वाला फोर्स। दीवार के सहारे फिसलाने के लिए जिम्मेवार खुद हमारा वजन होता है। दीवार पे चढ़ के दिखाओ, चढ़ पाओगे नहीं, लेकिन चींटी चढ़ जाती है ना, मज़े में चढ़ जाती है ना। सोचो 1000 किलो की चींटी दीवार पे चढ़ना हो, कैसा लगेगा उसको, तो खुद का वजन के कारण अपने गिरते हैं। कोई आदमी नॉर्मल सा आदमी पेड़ पे चढ़े हो, पेड़ पे आता तुम लोग चढ़ने, पेड़ पे नहीं आता चढ़ने, यार पेड़ पे नहीं चढ़ा,
गांव में जाओ तुम पेड़ पे चढ़ो, पेड़ पे एक आदमी है नॉर्मल मेरे तुम्हारी तरह, और एक आदमी है 225 किलो का, दोनों को पेड़ पे चढ़ना है, किसको आसान महसूस होगा? अरे तुमको तो चढ़ने ही नहीं आता है। जिसका वजन ठीक ठाक है वो चढ़ सकता है आराम से। तो हम जब उस पेड़ पे चढ़ रहे हैं, अब बोलेंगे अरे रे फिसल रहा हूँ मैं, तो अरे रे फिसल रहा हूँ किसके कारण? मेरे कारण नहीं, खुद के वजन के कारण। तो ड्राइविंग फोर्स कौन हुआ? खुद का वजन mg, और रोकेगा कौन? फ्रिक्शन, है ना। सोचो एकदम चिकना सा पेड़ हो, केले का पेड़ देखा है क्या? केले का पेड़ होता है भाई, केले का पेड़ देखा है? एकदम केले का पेड़ में बिल्कुल ऐसा होता है, उसके छाल निकलते हैं ऐसे, उसके छाल को हटा दो ये एकदम चिकना हो जाएगा, उस पर चढ़ के दिखाओ। तार का पेड़ देखा है? तार का पेड़ देखा है? खजूर का, ऐसा खजूर का तार भी एक फ्रूट है, और उस पर चढ़ते हैं लोग। और उसका एक होता है आइस एप्पल, अंग्रेजी नाम है तो तुम सुन लो। आइस एप्पल उसी तार से निकलता है, तो उस तार से निकलता है गर्मी के टाइम में, और लोग उसको खाते हैं, और बहुत टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी होता है। उसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है। भगवान ने जो भी फ्रूट बनाए हैं मौसम के हिसाब से बनाए हैं। तो अब कोई फालतू अमीरी दिखाने के चक्कर में सर्दी में अगर आम खा रहा है तो गधा है वो। भगवान ने गर्मी के लिए बना के दिए तरबूज, और तुम खाओ वो सर्दी में तरबूज। अपने को तो तरबूज खाना है, सर्दी में खाएंगे, हम अमीर हैं। अमीर नहीं, गधे हैं हम। भगवान ने बनाया है कि आप तरबूज खाइए गर्मी में, वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है ना। गर्मी में तुम देखना जितने भी फ्रूट्स आते हैं लगभग वाटर कंटेंट ज़्यादा वाले, है ना। अब देखो, तो उसी समय एक आता है आइस एप्पल, एक होता है जिसको तुम कस्टर्ड बोलते हो ना, एक होता है कस्टर्ड एप्पल, है ना। कस्टर्ड एप्पल मेरा फेवरेट फ्रूट है, उससे मीठा कोई फ्रूट ही नहीं होता। जिसको शरीफा बोलते हो, सीताफल बोलते हो, है ना। अब उसको खाने आना चाहिए, और उसमें बीज के अंदर ऊपर से थोड़ा सा लेयर होता है फ्रूट का, वही खाने वाला होता है। पगलेट की तरह चपोड़ करके बीज खा जाओगे तो अलग बात। पेशेंस से खाना होता है, और जिसकी प्रैक्टिस है वो जैसे लीची होता है ना, लीची की तो साइज़ होती है, वो लीची का 20 गुना कम साइज़ का होगा, और उसको खाना होता है। तो एक बार में 50 मुंह में रखते हैं, और उसमें से बीज निकाल के खाते हैं। क्या बढ़िया, अभी मौसम है बारिश का, बारिश में आता है वो। अभी आप देखोगे विज्ञान नगर में जाना, और जो एयरपोर्ट है अपना नाम का उसी नाम के एयरपोर्ट के पास तुम देखना साइड में कस्टर्ड एप्पल लगा हुआ होता है। कस्टर्ड एप्पल अभी लगा हुआ होगा पूरा, खाइएगा, बहुत बढ़िया फ्रूट है, खाने चाहिए। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये है, पेड़ पे तुम चढ़ोगे तो तुम स्लिप कर रहे हो खुद के वजन के कारण, तो ड्राइविंग फोर्स तुम्हारा वजन हुआ, वजन मतलब mg। चलो अब इसमें ना अगला जो काम है, अब थोड़ा सा दूसरी वैरायटी पे आते हैं। मान लीजिए टेबल है, और समझना इसको, ये टेबल है, और ये टेबल अभी इसकी चौड़ाई तो कम है, मान लो बहुत ऐसा पूरा राउंड टेबल है बड़ा सा। उस टेबल का एक सेंटर होगा, उस सेंटर से धागे बांधे हैं, और एक धागा यहाँ ख़त्म हुआ, एक ब्लॉक बांध दिया, फिर उस धागे को आगे बढ़ाया, वहाँ दूसरा ब्लॉक बांध दिया, और किसी तरीके से मोशन दे के और छोड़ दिया, और ये पूरा टेबल पे वो घूम रहा है। एज्यूम कर रहे हो फोटो, टेबल पे घूमेगा। आपको उसमें टेंशन वगैरह को कंपेयर करना है, तो उसका सीधा फोटो बना रहा हूँ, जो सिचुएशन मैंने आपको बोला है, तो कैसा दिखेगा वो समझिएगा। ये उसका सेंटर होगा, फिक्स कर देता हूँ, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, और अब चलो बड़ा बना दिया, तो इतने से समझ जाओगे क्या? ऐसे घूमेगा, पूरा घूमेगा, आएगा नहीं इसमें। अब ये इस तरीके से घूम रहा है। फोटो बना लिए, सवाल लिखिएगा। लिखो, फॉर द गिवन सिचुएशन find the expression for T1 and T2
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर T1 and T2 if the system is kept on table, system is kept on table, kept on table, सिस्टम टेबल पे रखा हुआ है, मास आइडेंटिकल है mm, ऐसे टेबल पे है, फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा सोच पाओ तो। लिख लिया? चलो पहले सेंटर पहचानो, ये रहा सेंटर। सेंटर पहले इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसका नाम दे दो, मान लो इसका नाम A है और इसका नाम B है। पहले A वाले की बात करता हूँ। टेबल पे रखा हुआ है mg, नॉर्मल बैलेंस होंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा ठीक है, अब इसके इस तरफ जो टेंशन लगा है वो लगा है T1। अच्छा, और इस सेंटर से इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L। तो इसके लिए रिलेशन क्या लिखा जाएगा? मुझे चाहिए mv²/r, r नहीं, r के जगह पे 2L। अब वो कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन, है कि नहीं बात? तो बस यही बात यहाँ पे कही जा रही है। अगर ऑप्शन ओमेगा के टर्म में है तो बस रख देने का। तो आज मेरा T1 प्रोवाइड करेगा m ω², लेकिन 2L के साथ। ये T1 का है, T2 सही से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा सुनो और चेक करो कि क्या तुमने एग्जैक्टली वही लिखा है क्या। इस सिचुएशन को यहाँ बना रहा हूँ। ये B है जिसके इस तरफ लगेगा T1, T1 नहीं 2 है, T2, और उस तरफ T1 है, उस तरफ T1 है। ज़रा सोचो। और सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इधर, यहाँ कहीं सेंटर है इसका। ज़्यादा किसको होना पड़ेगा? इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि T2 को ही ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको घूमना है तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इधर ज़्यादा होगा तभी तो फाइनली कुछ ना कुछ इधर बच जाएगा, उधर से घट के। इधर 25 उधर 10, तो 15 तो बचेगा, बचना चाहिए। नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ बचना ही चाहिए, वही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब मजबूरी है कि T2 को ही ज़्यादा होना पड़ेगा, तो T2 में से T1 घटेगा। और अगर ऐसे लिखूं तो m ω², लंबाई कितनी? L, सेंटर से दूरी होती है। ये इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लो किसी ने कहा कि नहीं भाई आप T1 T2 की वैल्यू बताओ, T1 इतना है, उठा के यहाँ रख दो, T2 निकल जाएगा। पूछ देगा रेशियो बताओ, कर सकते हैं। तो रेशियो पूछ सकते हैं, T1 T2 की वैल्यू पूछ सकते हैं, जो मर्जी जितना कुछ चाहो यहाँ से निकाल सकते हो। सिचुएशन ऐसा ही बनेगा। ज़्यादा कौन होगा? T2 होगा हमेशा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सर्कुलर मोशन में हम क्वेश्चन करने के लिए बहुत हद तक तैयार हैं, प्रैक्टिस सेशन वगैरह के लिए। तो अब इस पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। पहली बात, अब मैं ऑनलाइन क्लास लगाऊंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद शुरू होगा 2 सेक्शन है, और एक है बैंकिंग ऑफ रोड और एक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। 2 सेक्शन दोनों काम का है। तो उस सेक्शन में जाने से पहले इस पे प्रैक्टिस का क्वेश्चन होगा, और क्लास इसकी आज रात को लगेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, ओके, एंजॉयज, हैप्पी जर्नी।